गुड इवनिंग। हम्म चलो, करंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब चीज़ें सीख ली थी। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है बच्चों? अगर मैं एक सेल बनाता हूँ आपके सामने, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगी अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है? देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किधर से किधर जाएंगे ये बताओ। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा दिख रहे हैं आपको? नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक। लेकिन करंट के फ्लो की डायरेक्शन इसके उल्टी मानी जाती है, अपोजिट। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। याद रहेगी ये चीज? तो लिख लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ गया? लिख लिया? इसके बाद एक और चीज लिखो। वो कौन सा डिवाइस होता है जो करंट कैलकुलेट करके बता देता है हमें? अमीटर। ठीक है, तो लिख लो द डिवाइस यूज्ड फॉर device used for calculate the magnitude of current, calculate the magnitude of electric current is known as ammeter. इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लो, इट इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अमीटर के बारे में लिख रहे हैं सब। it is low resistance device and it is always connected in series. Is always connected in series. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जानते हो इसके बारे में? जानते हो आप? थे क्या करंट वाले चैप्टर में? चलो, वेरी गुड। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी वही होता है। कहाँ पढ़ा तुमने इससे पहले? इजी भाषा में कहाँ पढ़ा, मैं ये पूछ रहा हूँ। पढ़ा कहाँ रे, मैं ये पूछ रहा हूँ। इससे पहले स्कूल कौन सी है? मैं पूछ रहा हूँ स्कूल कौन सी है? कैम्ब्रिज में हो तुम? स्कूल की छुट्टियां मारते हो, मैं सो जाते हो। टीचर को तो दोष नहीं दे सकता मैं। चलो, पहले छोटी छोटी चीजें समझते तो कुछ दो चार टर्म्स समझ लेते। सबसे पहले इनफाइनाइट क्या होता है ये समझे। इनफाइनाइट क्या होता है? जैसे मैंने जतिन को
एक भैंस दी, एक भैंस गिफ्ट करी, ठीक। और जतिन ने उस भैंस को एक खूंटे से बांध दिया। यहाँ पर है तुम्हारी बफेलो, ठीक, इसको खूंटे से बांध दिया। और यहाँ पर अब जतिन ने क्या किया, इसके लिए खूब सारा पिज्जा बर्गर रख दिया। ये रहा बड़ा सा पिज्जा बर्गर रख दिया, पिज्जा रखा है और ये बर्गर ऐसा ही कुछ बनता है शायद, मेरे को आती नहीं है पेंटिंग ड्राइंग वगैरह। अरे ठीक है बर्गर मान लो, लो बर्गर ये स्पेलिंग होती है बस। तो मैंने पिज्जा और बर्गर रख दिया। अब ये बताओ तुम्हारी भैंस पिज्जा बर्गर खा लेगी आराम से? क्यों, अच्छा नहीं लगता? अच्छा ये बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा चलो, डोंट बी पैनिक, आराम से। बेटा इसकी रस्सी देखो यहीं तक की है, और भैंस पिज्जा खाती है, खिला के देखो कभी, खाएगी? तुमने कभी खिलाया ही नहीं, खुद छोड़ते ही नहीं, तो भैंस को कहाँ खिलाओगे? ठीक है, हाँ उसके लिए हार्मफुल होती है वैसे। तो बेटा देखो एक बात बताओ, इसके गले में तो बंधी हुई रस्सी है, और ये पिज्जा कहाँ रखा है? मैंने दूर रखा हुआ है, क्या ये भैंस इस तक पहुंच सकती है? भैंस क्या करेगी, चारों तरफ एक राउंड काटेगी ऐसा। इसके अंदर अगर तुमने पिज्जा रख दिया होता ना, तो भैंस आराम से खाती, पर तुमने क्या किया, इससे बाहर रख दिया। तो क्या भैंस यहाँ तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती, और जहां नहीं पहुंच सकते उसी को क्या बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट। तो ये हमारे लिए, भैंस के लिए कौन सा रेंज है, इनफाइनाइट। समझ गए इनफाइनाइट का मतलब? पक्का? फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब यही होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पहुंचा ना जा सकता हो। जैसे फिलहाल भैंस के लिए इनफाइनाइट ये था, तुम्हारे लिए भी एक इनफाइनाइट? नहीं, तुम आराम से पहुंच सकते हो यहाँ पर, तुम्हारे गले में थोड़ी कोई रस्सी बंधी है, पहुंच सकते हो। ठीक है, चलो, तो पहले इनफाइनाइट समझ गए आप। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, बैटरी। समझो, ध्यान से समझो बेटा, फोर्सेस दो टाइप की होती है, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब क्या? कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब क्या? मैंने घुमा के एक मुक्का मारा, कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट फोर्स। बट मैंने इस मार्कर को छोड़ दिया, नीचे क्यों गया? क्यों गया नीचे, क्यों गया ऊपर, क्यों नहीं उड़ गया? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने इसको पकड़ के खींचा क्या, ऐसे धरती से हाथ बाहर आया और इसको खींच के ले गया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ, खुद ब खुद नीचे चला गया। क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको खींचा, और ये कैसा फोर्स था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स कोई और भी लगाता है क्या? मैग्नेट लगाता है, और चार्ज भी लगाता है, नहीं सारे ऑब्जेक्ट में चार्ज भी लगाता है। ग्रेविटेशनल सब में होता है, लेकिन ठीक है चलो फिलहाल बात नहीं करते अपन उसकी। चार्जेस भी लगाते हैं, मैग्नेट भी लगाता है, अर्थ भी लगाता है। तो बेटा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को ना फिजिक्स में एक नया नाम दे दिया, क्या? फील्ड। फील्ड मतलब क्या? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी चार्ज की वजह से जनरेट हुआ होगा कौन सा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसको फील्ड ही नाम क्यों दिया है? फील्ड को यहाँ कहीं और भी पढ़ते हो क्या? इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है फील्ड का? खेत, है ना? तो ये अपने अराउंड भी एक खेत बना लेता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया होता, एक चार्ज रख दिया होता, तो इस चार्ज के इस खेत में अगर कोई दूसरा चार्ज आता तो ये इस पर फोर्स लगाता। समझ गए? समझ में आई बात? जैसे मान लो अर्थ पे मैंने ये मारकर गिराया, आराम से गिर गया। मैं स्पेस में चला कर वहां पर गिराऊंगा तो भी गिर जाएगा। क्यों? ग्रेविटी की रीच नहीं है, यानी इस चार्ज की भी एक रीच होगी। इस बॉर्डर पे एक रीच मान लिया, इसके बाहर अगर कोई दूसरा चार्ज रखा है तो क्या इसको फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फोर्स से इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट में रखा है, मतलब कि इसकी पहुंच से बाहर रखा हुआ है, और इसकी पहुंच जहां तक है उस पहुंच को क्या बोला अपन ने, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
जैसे मैग्नेट से समझो इस चीज को, जैसे एक मैग्नेट होता है, इसके बगल में दूसरा मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों को रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आगे लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे ही तुम लेकर आए इसको, अब ये इसको खींचना शुरू कर देगा, होता है ऐसा ही। बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेंगे, जैसे दोनों का फील्ड कोलैप्स होता है फोर्स लगना चालू हो जाता है। ठीक है, बट फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि एक कंडीशन ऐसी आती है उसके बाद ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैं इस मैग्नेट के लिए यहाँ तक का कोई फील्ड मान लूँ, इस एरिया में कोई दूसरा आएगा तो इस पर फोर्स लगा देगा, चाहे अट्रैक्ट हो चाहे रिपेल हो, बट फोर्स लगा देगा। सेम इसके साथ भी तो होगा, चार्ज के साथ, चार्ज रखा है, इसके आसपास भी एक एरिया बना है, एक खेत बना है, उस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, कुछ भी करे, फोर्स तो फोर्स होता है। ठीक, तो बेटा क्या करेगा, वो एक फोर्स लगाएगा। क्या ये बात भी समझ आई? कब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब ये यूनिट चार्ज क्या होता है, एक एक करके टर्म समझ रहे हैं। इनफाइनाइट समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया, यूनिट चार्ज बोले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब वन, यूनिट का मतलब ध्यान रखना वन। तो आपके लिए सिंपल सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, एक चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1 कूलम। कौन सा चार्ज है वो, पॉजिटिव चार्ज है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी को एक दूसरा नाम भी देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, टेस्ट चार्ज, बट आप लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज याद रखें। ठीक, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, कौन कौन सी, इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब जरा समझते हैं होता क्या है, क्या है ये पूरी कहानी, क्यों पढ़ा मैंने इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अच्छा ये बताओ, भैंस को अगर पिज्जा खिलाना था तो क्या करना पड़ेगा, रस्सी बड़ी कर दें, और भी कुछ कर सकते हैं, पिज्जा को उठा के अंदर रख सकते हैं, क्या भैंस खुद उठा के ले जाएगी पिज्जा, मुझे करना पड़ेगा। सेम यही पंगा यहाँ पर भी हो गया, क्यों करना पड़ा, क्योंकि इनफाइनाइट पे था। अब समझो, मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था या कोई भी चार्ज था, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा है क्यूब। ठीक, इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाने के लिए वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो अपन पहली लाइन क्या बोलते हैं, वर्क डन टू कैरी, कैरी क्या इसको, और ये कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया हाँ कि ना, पक्का? वर्क डन टू कैरी, कैरी मतलब उठाना, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, का इनफाइनाइट पर रखा है, इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या क्लियर हुआ हाँ कि ना? रिपीट करो मेरे साथ, वर्क डन टू कैरी a unit positive charge from infinite to the electric field is known as electric potential। आसान है, छापो लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर फॉर्मूला भी बनाते हैं। तो जिन्होंने पहले पढ़ा था उनको तो रटवा दिया था मैंने, अगर पता है रटवाया तो शायद मैंने तब भी नहीं था, ऐसे बोल बोल के थोड़ी रटवाया था। मेन चीज क्या होता है, अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो डेफिनेशन खुद भी बना लोगे, कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए। आपको पता है कि ये चीजें जो है ना, ये बच्चों को सच में समझ में नहीं आती, इनफाइनाइट ही नहीं पता होता। मैं खुद जब मेरे 10th क्लास में था, मैं सोचता इनफाइनाइट मतलब क्या, हम गैलेक्सी से बाहर ला रहे हैं, यूनिवर्स से बाहर से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, तो टीचर्स भी नहीं बताते थे इनफाइनाइट मतलब क्या, ये कंफ्यूजन था मुझे। मानव बेटा आ रहे हो जा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। पीएफई वाले पे ऐड थे तुम अब तक? अरे तो ये नया वाला तुम्हें नहीं पता क्या? अरे मैंने ऐड कर लिया था, तुम्हें तुम क्लास लीव करके चले गए थे, तभी तभी डायरेक्ट ऐड हुए हो।
तुम सोचो अभी डायरेक्ट ऐड हुए हो तो। हाँ तो तुम पता नहीं क्यों नहीं ऐड हुए। मैंने यहाँ से तो कर दिया था एडमिट। हम्म। क्लास की लिंक सर से भेज लेना, ग्रुप में वैसे मिल जाएगा। तो ऑनलाइन आना है तो फिर ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन आना ही नहीं। ऑफलाइन आओगे तो फिर ज़रूरत पूरी होती रहती है, बॉडी की डिमांड्स होती है बहुत, स्केल वगैरह की वजह से। चले आगे, लिख लिया क्या लिखा डेफिनेशन? वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना आसान सा डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के लिए हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं बहुत आसान सा। देखो क्या किया हमने, हाँ बच्चे। सर एक्चुअली मैंने जो आधा चैप्टर है एसटीवी तक का, उसके मैंने फिर से नोट्स बनाए थे आपकी वीडियोस देख के, तो मैं ऐसा ये बनाऊं? मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा जो मैं अब बनवा रहा हूँ ना, ये वाले थोड़े से मैं इसमें थ्योरी लिखवा रहा हूँ। पहले शायद मैंने थ्योरी कम लिखवाई थी आप लोगों को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना जैसा भी हो। बाकी मैं किसी बच्चे से जो हो जाएगा ना तो लास्ट में एक पीडीएफ तो भिजवा ही दूंगा। देखो क्या होता है ये, वर्क, वर्क है ना, वर्क डन टू कैरी कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसी चार्ज को उठाकर लाए तो W अपॉन Q। अच्छा ये बताओ इसकी यूनिट क्या बन सकती है, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और कूलम की, और सॉरी चार्ज की बोल ही दिया अब तो मैंने, कूलम। इसी को एक दूसरा नाम भी देते हैं क्या? क्या? अरे डरते क्यों, बोलो। नहीं, वोल्ट। और लिखते कैसे हैं बच्चों? कैपिटल बी। ठीक है, ये वोल्ट पूरा मत लिखना कभी, कैपिटल बी लिखना। ठीक है, लिखो, डायग्राम बना लो, ये भैंस वैस पिज्जा पिज्जा मत बनाना, बस ये बना लो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाहर से उठाकर एक चार्ज ले आएंगे अंदर, खुश। बाद में मिल लेना यार, पीनट्स वगैरह खिलाना उसको।
क्लियर है बच्चों, यहां तक आगे चलें। नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कुछ भी। हाँ मेरे को पता है, आपको पता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही कहा। बच्चों ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत क्या पड़ गई? पोटेंशियल ही निकाल लेते। क्यों? एक्चुअली मैं सही बात बोल रहा हूँ। रियल में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्टली वैल्यू निकाल ही नहीं पाते। क्यों? रियल में कहाँ से कितना एटॉम कितना छोटा है, कहाँ से उठा के लाओगे, कहाँ वर्क डन करोगे, पंगा हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा मैं तो यहीं से उठा के लेके आया था, दूसरा बोलेगा मैं तो यहाँ से उठा के लाया था, दोनों तो इनफाइनाइट ही है, पंगे हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, मैं सिर्फ इतना सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन किया, ऐसा कुछ। देखो दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर ही है, पहली चीज। दूसरी बात समझो, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर बात करते हैं। वर्क डन टू मूविंग, वर्क डन टू मूविंग, वर्क डन टू मूविंग, moving a unit positive charge from one point to another point inside the electric field, inside the electric field। हाँ हाँ वो एक ही बात है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक। लास्ट टाइम मैंने बस इतना से लिखवाया था, वर्क डन, सॉरी, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई नहीं, ये लिख लो, एक ही बात है। कहाँ तक लिख लिया था? inside the electric field is known as potential difference। फॉर्मूला बना के देखें, बनाए फॉर्मूला? अच्छा ट्राई करते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी। यहां से एक चार्ज को उठा के लाने में यहां तक कुछ वर्क करना पड़ेगा, कितना? वी ए मान लिया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां से एक चार्ज को उठाकर यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? तो वी बी, मतलब ये कहां से कहां तक का है? यहां तक का पूरा वी बी। तो एक बात बताओ, ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डायरेक्ट वी बी माइनस वी ए, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी, खत्म। इसका इतू सा फॉर्मूला है। यूनिट क्या होगी? सेम जो वोल्ट है, जूल पर कूलम या वोल्ट। आसान है। एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं करने? फिर चलेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और ये सब, इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आए
तो भी पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाना, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करना, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर समझाना। बेटा फिर उस एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रियल मतलब पता है, ठीक है। तो डिफरेंस को सही मानते नहीं, वो काट देते हैं, कई पागल होते हैं, काट देते हैं। वैसे पूछते ही क्वेश्चन इसीलिए जनरली ज़्यादातर टाइम तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जानबूझ के ऐसा पूछते हैं, बट ठीक है अगर पूछ लिया तो भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ खुल गई नींद, नींद खुली तो फटाफट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताओ। बॉटल वापस मत भर देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन हिंदी में बोलो, समझा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा दो क्या है। कहाँ से उठा के लाए बेटा, डिफरेंस पूछा है मैंने। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, समझाओ मुझे। हाँ बेटा मुझे पता है आप लोगों को सबको आता है, पुराने बच्चों को, मैं नए बालक से जानना चाह रहा हूँ, जतिन से। बेटा ये सब कॉपी में देख के क्या बोलना है यार, मैं तुम्हें बोर्ड पूरा दे रहा हूँ खुला, तुम समझाओ ना। मैं हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलने की जरूरत भी नहीं है, जो भाषा आती हो। संस्कृत संस्कृत समझ नहीं आया था तो किस चीज़ का वेट कर रहे थे, पानी पीने का, इसके बाद पूछते। चलो तुम अच्छा हुआ सही समय से आ गए, अब कृष्णा की कमी नहीं खला करेगी। बताओ। किसको कैरी कर रहे हैं अपन, ठीक। चलो एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 3 कूलम, 3 कूलम, 2 + 1 4 - 1, 3 कूलम across 2 points having a potential difference 15 volt, पंद्रह, 3 5 जा 17 होता ना, वही। वोल्ट वोल्ट 5 जूल, वेरी गुड। आपका सही, 5 जूल आ रहा है ना, वेरी गुड बेटा। 5 वोल्ट, 15 वोल्ट तो पहले की बने। अरे नालायक को मैंने क्या पूछा है, W क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W/Q = V। तो बच्चों W = क्या आ जाएगा, V × Q, और V कितना दे रखा है 15, और Q कितना दे रखा है 3, 15 3 क्या होता है 75, और वर्क की यूनिट क्या होती है,
वर्क यूनिट वोल्ट। इसने डिवाइड करके खुश हो गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, वोल्टेज या इसको पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कौन से डिवाइस से नापते हैं? वोल्ट मीटर से। कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? पैरेलल। रेजिस्टेंस कैसा रखा जाता है, लो या हाई? हाई। तो ये तीनों पॉइंट लिखना है अपन को। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। अच्छा पहले छाप लो उसके बाद। अभी तो मजा आ रहा होगा फिजिक्स पढ़ने में, आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान आसान से जिंदगी चल रही है। अरे तो मरा जाएगा लास्ट में जाते जाते तो। लास्ट में जाते जाते कैसे झेलोगे बेटा मुझे? ऊपर से तुम मानव के स्कूल के स्टूडेंट और हो। गुड। मैं समझ रहा हूँ। कौन सी स्कूल है? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल। तो बेटा जैसे आईक्यू का सत्यानाश होने में स्कूल का हाथ है या तुम्हारा खुद का पर्सनल कुछ क्रेडिट दोगे? हाँ, दोनों की मिली भगत है ना। तो लिखा सबसे पहला लाइन क्या लिखा बच्चों? नहीं, सबसे पहले तो ये लिखना था ना कि वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी बात क्या लिखी अपन ने? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। और तीसरा, इट हैज ऑलवेज हाई रेजिस्टेंस। मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है, पोटेंशियल नहीं नाप सकता। Always used to measure potential difference second point क्या? It is always connected in parallel to the circuit and last point, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखोगे? कैलकुलेट। अच्छा इस बार पढ़ दूं या लिखवाऊं पूरा? मैं पूरा पढ़ देता हूं क्वेश्चन, आप लोग डेटा पिक कर लेना। Calculate the potential difference between two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer the charge 20 coulomb from one terminal to another terminal. तुम मेरी सारी बात सुन के अडॉप्ट कर पाते हो? उससे पहले मैंने क्या बोला था? हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। कितना? नहीं यार, कुछ गलती कर दी। मैंने इसको लिखने के लिए नहीं, डेटा पिक करने के लिए बोला था। मैंने बोली थी ये बात। तो देखो देखो, समझो समझो क्वेश्चन। अरे इधर सुनो क्वेश्चन। 20 कूलम चार्ज को यहां से उठाकर यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा? 100 जूल का। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बता पोटेंशियल, पहले गिवन डेटा क्या क्या अपने पास? वर्क कितना करना पड़ा? 100 जूल। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, ओ सॉरी, चार्ज कितना उठा के लेके आए? 20 कूलम। अब पता मैंने क्या पूछा आपसे? पोटेंशियल डिफरेंस।
20 बोला था बेटा, 20। बदल दिया। तो देखो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला बेटा बच्चों, v का क्या है, w अपॉन q, दैट इज 100 अपॉन 20। हाँ बेटा बिल्कुल सही, गुड। 0 से 0 गुजर गया, और 2 से 10 कितनी बार जाता है, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स जाता है, 5 जूल। ये वाला भी डिफिकल्ट था ना, नहीं था, ये टेस्टी था। टेस्टी अभी नहीं करवाऊंगा तुम लोग को, टेस्टी करवाऊंगा 3-4 दिन बाद, अब आराम आराम से करवाऊंगा टेस्टी। कौन सा, उसमें एक शॉर्टकट सिखा तो दिया था मैंने। हाँ बालक, हाँ बालक, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, गुड। अब देखता हूँ कितनों ने छाप के लिखा है मेरा। इसमें तो लिखना ही जरूरी नहीं समझा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। आंसर कहाँ है, ऐसे लिख के आओगे एग्जाम में, छापा, छापा हुआ है, यूनिट ही नहीं लिखा। बी लगाओ, इसका यूनिट लगाना पड़ेगा बच्चे, 0 दूंगा मैं। इसे तो आंसर नहीं लिखा, सीधे काट के 5 ऊपर आ गया, बस खत्म। जरूरत ही क्या थी, बोल देना चाहिए था, लिख देता डायरेक्ट, क्वेश्चन गिवन है आंसर निकाल लेना। ऐसे क्या कॉपी चेक करोगे जो तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं आता। चलो एक और क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन, लिखना नहीं है, सुन लो। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from one point, अच्छा सॉरी, from a point of 118 वोल्ट to 128 वोल्ट। इस पर मजा आ गया। हाँ, एक पॉइंट तक वर्क जो था यहां तक था 118 वोल्ट, दूसरे पॉइंट पर था 124, 128, 128, 128 वोल्ट, 128। और चार्ज कितना था, नहीं 2 कूलम चार्ज था ना, सही है, करेक्ट करेक्ट। चार्ज यहां से उठाकर यहां तक लेकर है कितना, 2 कूलम का चार्ज। अरे वाह, अब आए ट्रैक पे। चलो गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सबने निकाल दिया, तेरे गर्ल्स में क्या हो गया। चलो देखो, सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहले क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों का, कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी, दैट इज 10 वोल्ट। चार्ज कितना गिवन है मेरे को, Q इज इक्वल टू 2 कूलम। वर्क पूछा है, वर्क क्या होगा बच्चों, डेल्टा वी इंटू क्यू, 10 टू जा कितना होता है 30, 20, और वर्क की यूनिट क्या होती है, कूलम। अच्छा ये ट्राइंगल नहीं समझते हो तुम लोग, फिजिक्स में जैसे मैथ्स में ये, मैथ्स में जैसे स्माइली बनाते हो ना ऐसे करके, सिंस और देयरफॉर वाली स्माइली बनती है, वैसे फिजिक्स में ये स्माइली बनती है। इस स्माइली का मतलब होता है चेंज इन, इस स्माइली का मतलब होता है चेंज इन। तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, लगाना पड़ेगा। तो आप लोग फिर क्या करते हो, वी लिख देते हो, इसको भी मत लिख देना। अगर ये नहीं लिखने का मन हो तो कम से कम इतना तो लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी लिख देना, पी डॉट डी, इतना तो कम से कम कर देना, वी मत लिख देना ऐसे डायरेक्ट। हाँ पी डॉट, हाँ कोई बात नहीं वो मत बनाओ, ये तो लिख सकते हो पी डी,
मुझे लगा तुम लोग को ये बता चुका हूँ मैं पहले। हाँ सही कह रहे हो, केमिस्ट्री में इसका मतलब हीट होता है। आसान क्वेश्चन था। आगे चले, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देख लें थोड़े बहुत, कौन कौन से क्या क्या होता है। अच्छा ये बताओ, ऊपर जो मैंने कांटे जैसा बनाया है इसको अपन जानते हो सब लोग? क्या देखते हैं, वो बुढ़ापे में परेशान आह, देखते जाओ फटाफट फटाफट। क्या बोलते हैं इसको? सेल, बैटरी नहीं, सेल। बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसके 3 टाइप के ही डिजाइन बनाना, अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन मत बना देना। एक डिजाइन ये होता है, दूसरा डिजाइन ये होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरा डिजाइन ये होता है। अब समझे तीनों डिजाइन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, समझा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। 0 से 9 वोल्ट, 9 से 20 वोल्ट, 20 के बाद जितना भी हो। कई बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग बनाने बैठ जाते हैं 10-20 लाइन बनाकर, ऐसे कोई सिंबल्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेल, बैटरी, बैटरी, ठीक, क्लियर यहाँ तक? सेल है, ये बैटरी है, कोई टेंशन नहीं। आगे चलते, 20, 20, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बीच में डॉट 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 लगा दिया। अब कई बच्चे क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि कई बच्चे ऐसी पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये बना दिया और ऐसे बना दिया, मार्क्स उड़ जाएंगे, मत करना ऐसा, ठीक है। आप लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम इन तीनों को बनाने की है, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता, ठीक। और बढ़िया है ना, आप लोगों को ज़्यादा जरूरत ही क्या, पहला वाला बनाओ, बात खत्म, ठीक। चलो आगे चलो, अगला नेक्स्ट, इसको पहचानो, ये क्या है? स्विच या की। कैसा है ये की? ओपन की, यानी कि मतलब ऑफ, स्विच बंद कर रखा है मैंने। इसका एक और सिंबल होता है, ऐसे भी बनता है ये, ठीक है, ये भी सिंबल इसी का होता है। दूसरा ये वाला बच्चों, इसको बोलते हैं क्लोज की, सिचुएशन ऑन, क्लियर। अगला बच्चों ये स्पाइक्स जो बना रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेजिस्टर बोलते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो खुद होता है ये क्या होता है? रजिस्टर, ठीक। और बताओ तुम इसमें, वोल्ट मीटर। अगला लगा लो, कोई फर्क नहीं, अमीटर। पहले रजिस्टर बना रहा हूँ अभी, तो रजिस्टर ये देखो, हाँ वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट डिनोट कैसे करते हैं इसको? इसको डिनोट करते हैं आर एच से, कैपिटल आर स्मॉल एच। इसका एक और सिंबल भी होता है, हाँ। इस पे आके एक तीर अटैच हो जाएगा, देखो ऐसा, यहाँ बना देता हूँ मैं आगे, रियोस्टेट का, ऐसे रजिस्टर रजिस्टर बनाया और इस पर लाकर एक एरो अटैच कर दो, ऐसा, ठीक है। ये भी रियोस्टेट का सिंबल होता है, आर एच। बहुत है मेरे हिसाब से, इतना थोड़े बहुत और जानना तो बल्ब बल्ब जान लो।
और ऐसा घुंघरू पहना दो इसको, ये लो बल्ब, ये बल्ब, और लो ये, और ये उस, क्या वायर जॉइंट बच्चे, लो ये भी बता देते बेटा। दो वायर के जॉइंट को डायरेक्ट जॉइंट है तो ये जॉइंट वायर बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये भी जॉइंट वायर है, दोनों वायर जॉइंट है। और अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर लेके आ, मतलब टच नहीं कर रहे, टच नहीं करे मतलब नॉट कनेक्टेड। और ये वाला क्या है, कनेक्टेड। समझ गए, बहुत सिंपल सा काम। वैसे तो एनसीईआरटी में सारे दे रखे हैं, लिखना हो तो लिख लो ना, फोटोज दे रखे हैं एनसीईआरटी में, देख लेना। अब नेक्स्ट लिखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, बताओ बताओ बताओ। चलो गुड गुड गुड। हाँ गुड़िया, ओम्स लॉ, कुछ भी गलत सही टेंशन क्या लेके, कोशिश किया, भागा मत करो, कोशिश किया, ऐसे किया करो जब याद नहीं आया ना, ऐसे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसे करो, तुम्हारे काम करेगा, करके देखो। जैसे टन टन की आवाज नहीं आती इधर खाली ऐसे, ऐसे फोकले वाली आवाज नहीं आती, मतलब भरा है, कुछ तो भरा है, कुछ तो भरा है। हाँ बेटा, अच्छा तुम बताओगे, नहीं बेटा मैं लिखवाऊंगा यार, मैं लिखवाई देता हूँ। लिखो ओम्स लॉ, स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले, लिखो इन एनी कंडक्टिंग वायर when physical states are constant, then the potential difference and the potential difference is directly proportional to the current across the terminals, proportional to the current across the terminals। ठीक है, सर्किट डायग्राम कितनों को याद है बताओ, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम याद है? हाँ बेटा दिव्यांशी, हाँ ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम याद, चलो मैं बता देता हूँ, इसी को बना दूं डब्बा, जब चलो मैं नया बना देता हूँ, तुम लोग बोलोगे सर ने घपला मार दिया। क्या बेटा, बुक में है ना, बुक में से थोड़ी देख के बताना है यार, होगा होगा पता नहीं।
मुझे ध्यान नहीं। हाँ, खुश हो जाओ। अच्छा, मुझे वोल्ट मीटर लगाने की इच्छा है, कहाँ लगाऊं? पैरेलल लगाना है, पैरेलल टू द रजिस्टर। और बच्चों अमीटर कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं चलेगा? दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, जानते हो? जतिन, जानते हो? क्या नाम था मेडिकल स्टोर का? अनुपम मेडिकल्स। वहाँ आईक्यू की टैबलेट्स मिलती हैं। जिसको लगता है सच में मिलती है उनको लेना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। इस बन गया ओम्स लॉ का सर्किट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कर दी ना गलती? डॉट कौन लगाएगा? ठीक है, तो बच्चों ये बनाया हमने सर्किट। अब देखो इसमें पंगा क्या है। पहली चीज क्या बोली मैंने, कोई प्लास्टिक का तार मत ले लेना। कौन सा लेना है? कंडक्टिंग वायर। फिजिकल स्टेट कांस्टेंट का मतलब क्या है? मतलब कि जहां रख दिया वैसे वैसे रखा रहे, उसको ना तो मोड़ना है, ना खींचना है, ना टेम्परेचर बढ़ाना है, ना प्रेशर बढ़ाना है। मतलब कोई भी फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, मतलब सब चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तब अगर मैंने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली सर्किट में करंट भी बढ़ जाएगा। इसी बात को हम क्या लिखते हैं? V is directly proportional to the I, and we can also write it as, proportionality हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। तो क्या लगा देते हैं कांस्टेंट यहाँ पर? आर आई। ठीक है, where R is also known as resistance and its unit is helmet ओम। चलो, वो अचानक से नींद से जग गए, हेलमेट यूनिट कहाँ थी? ठीक है, अच्छा इसमें एक ग्राफ भी बनाया, ग्राफ भी बना के देखें? चलो ग्राफ बनाता हूँ। V और I के बीच में ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ बच्चों मुझे कुछ ऐसा मिला। ठीक है, ठीक। और यहां से चाहो एक और चीज बोल सकते हो, लेट दिस पॉइंट इज I1 V1, V2 I2. Then you can also write it as resistance is equal to V2 minus V1 upon I2 minus I1. And this is also known as slope of the graph. ठीक है, ये कुछ एडिशनल बताया मैंने आपको, इस पर क्वेश्चन मिल जाता है कई बार। ठीक है, इस पॉइंट को ग्राफ के बाद इसको जरूर नोट करना, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ये शायद मैंने पिछली बार नहीं बताया था। क्वेश्चन क्वेश्चन तो इसके बहुत मिलेंगे। क्वेश्चन मैंने भी करवाया था पहले इसका, मुझे ध्यान है, वो ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बन गया?
जाओ बालक, तो परेशानी है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रेजिस्टेंस। क्या ज्यादा पढ़ा दिया? लिखो नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस। इसमें लिख लेना टू बी कंटिन्यूड, लिख लिया?